नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं मसलन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, 5 और लोगों के खिलाफ ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। ईडी ने कहा है कि वो इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गुगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े एफआईआर पर। ऐसे में इस पर संज्ञान लेना संभव नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन डोटेक्स मर्चेंटाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी हैं। इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की एक दलील स्वीकार करते हुए राहुल और सोनिया को एफआईआर की कॉपी देने का मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि आरोपी एफआईआर की कॉपी पाने के हकदार नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले में 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और बाकी लोगों पर चार्जशीट फाइल की थी। अब देखना यह है कि ईडी के जिस तरह से फेस ऑफ हुआ है उसके बाद अब आगे क्या होगा। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, फिर हम प्रश्नकाल की शुरुआत करेंगे। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है, और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। सत्य में जयते, आज सत्य जीता है, मोदी का झूठ पराजित हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्य की विजय हुई है। ये वो अखबार है जिसके लिए नेहरू ने कहा था कि मैं आनंद भवन भेज दूंगा, इसे बंद नहीं होने दूंगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज थी। और मोदी सरकार ईडी को लगा के उस सोनिया गांधी पे जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया, उस पर झूठे आरोप लगाए थे, माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से आज मोदी को खुद। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और मैं बधाई देता हूं इसमें अपने साथी मनोज सिंघवी साहब को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने शुरू से इस केस की बहस की है और शुरू से लगातार उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और बड़े प्रयास के साथ उन्होंने इस बात को अंजाम तक पहुंचाया है। मुझे बड़ा हर्ष है इस बात का कि उनको ये कामयाबी मिली और हमारे नेताओं पर जो ये बिल्कुल झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर ये परिणाम हमको मिला है। आज मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा दिन है। देश के लोकतंत्र को राहत मिली है, क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जब भी हम राहुल गांधी हमारे आवाज बुलंद करते हैं, तब इस तरह की साजिशें नरेंद्र मोदी और अमित शाह रचते हैं। और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को ये अपनी प्राइवेट आर्मी बनाकर चल रहे हैं। आज इनका चेहरा बेनकाब हुआ, आज इनकी साजिशें विफल हुई। कोर्ट ने कूड़ेदान में डाल दिया ईडी के उस केस को, उसका संज्ञान तक लेने से मना कर दिया। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। मैं समझता हूं कि कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से सत्य की जीत है। ये मैं कहूंगा सत्यमेव जयते। मैं यही कहना चाहूंगा और काफी हमारे लिए एक खुशी की बात है। तो आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, प्रश्नकाल के सवाल भी सुन लीजिए, वो सवाल जिन पर अगले 1 घंटे लगातार हम डिबेट करने जा रहे हैं। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1, कोर्ट ने ईडी की शिकायत क्यों खारिज की? यह बहुत बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रश्नकाल का प्रश्न नंबर 2, क्या ईडी ने जांच में नियमों की अनदेखी की जिसकी वजह से कोर्ट ने इस सुनवाई को खारिज कर दिया, संज्ञान लेने से मना कर दिया? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3, निजी आरोप पर क्या ईडी की कार्रवाई गलत है? अगर किसी ने निजी तौर पर कोई शिकायत की है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती?
और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, जिस पर अगले घंटा लगातार हम डिबेट करने वाले हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी पर लगे आरोप क्या निराधार हैं, जिस पर कार्रवाई हुई, जिस पर सुनवाई हुई, जिस पर कई बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किया गया। और प्रश्नकाल के सवाल नंबर 5, क्या पैसों के हेराफेरी का जो आरोप लग रहा है गांधी परिवार पर, क्या वो भी गलत है? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और उन पैनल के जरिए हम समझेंगे। जी हाँ, नवरत्न गुप्ता मेरे साथ, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मोहिंद्र प्रकाश जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तनुज दीक्षित जी मेरे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके लीगल एस्पेक्ट को हमें समझाएंगे और बताएंगे। इसके अलावा रणविजय सिंह जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके जरिए भी इस इनसाइट को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं नवरत्न गुप्ता जी के पास जाता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवरत्न जी, लगातार बीजेपी नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को घेरती रही है। राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमले होते रहे, सियासी हमले होते रहे, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस चार्जशीट को संज्ञान में लेने से मना कर दिया जिस चार्जशीट के बिना पर ईडी ने सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को कई बार समन किया, घंटों घंटों उनसे पूछताछ की। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? और नवरत्न गुप्ता, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप म्यूट हैं नवरत्न जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए पहले। नवरत्न जी, आपने क्या अनम्यूट कर लिया खुद को? जी बताइए आवाज आ रही है? मेरा सवाल, जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है सर। मेरा सवाल वही है कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया जिस चार्जशीट के बिना पर, जिस आरोप के बिना पर लगातार समन होता रहा राहुल गांधी सोनिया गांधी को, उनसे घंटों घंटों सवाल जवाब हुए। इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए अमित जी, जिस प्रकार आपने बोला कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी का केस वापस कर दिया, ईडी कोई भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी ईडी नहीं है। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उनको किसी चीज पर अगर डाउट लगा तो उन्होंने उस चीज के बारे में एक केस फाइल करने की अपील की, और अपील करने के लिए हर किसी को एक स्वतंत्र अधिकार है। इसके अंदर कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई कठिनाई होती है। बस आपके पास यही इतना ही कहने के लिए है नवरत्न गुप्ता जी? आपका मैंने पूरा सवाल सुना नहीं था। हाँ, मेरा सवाल ये है, मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं कांग्रेस के पास जाऊं, उससे पहले मैं आपसे पूरा जवाब लूं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जिस आरोप को लेकर बीजेपी का पूरा अमला, पूरा कैडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर हमलावर था, नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार ये कहा गया कि पैसों की बंदरबाट हुई, हेरफेर की गई। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने ये मामला दर्ज कराया और उसके बाद इस पर संज्ञान हुआ, इस पर एक मुकदमा दाखिल किया गया। 2012 का ये मामला है। और उसके बाद अब ये समझ में आया कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया कि आपने एक निजी व्यक्ति के कहने पर शिकायत की, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, तो किसी निजी व्यक्ति की शिकायत पर जो चार्जशीट आपने दाखिल की है कोर्ट में, हम उसका संज्ञान नहीं ले सकते। जी जी, जिस प्रकार माननीय न्यायालय ने जो आज अपना फैसला सुनाया, उसके लिए कोई इतना हमने कोई कोर्ट के ऊपर कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रेशराइज नहीं किया कि आपको ये केस को लेना है। एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में अगर कोई सुनने में कुछ ऐसी चीजें आती हैं, कोई अपवाद अगर सुनने में आते हैं, तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि ये कानूनी एक प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से उसके बारे में पक्ष लिया और दिया जाता है। कोर्ट के ऊपर अगर उन्होंने बोला कि इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है, तो निश्चित ही इसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी और पार्टी इसके बारे में विचार करेगी। पार्टी का कोई व्यक्तिगत इसमें हित नहीं है, पार्टी का कोई व्यक्तिगत इसमें स्वार्थ नहीं था। जो एक तथ्य के उस समय के न्यूज़पेपर और नेशनल हेराल्ड जो आपने सारी चीजें देखी होंगी, जो एक तथ्य सामने आए, उसके ऊपर उन्होंने अपने वो केस कहा था। जी ठीक है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। मोहिंद्र प्रकाश जी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो आज बात कही है, वो बात लीगली भी एक बहुत उसका डीप इम्पैक्ट है। दूसरी बात यह भी है कि सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे और शिकायत पर ईडी ने कैसे कार्रवाई शुरू कर दी, ईडी ने कैसे इस मामले में चार्जशीट फाइल कर दी, ईडी ने कैसे घंटों घंटों बिठाकर गांधी परिवार के, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, उनके साथ पूछताछ होती रही, बातचीत होती रही। अगर ये मामला पूरा लीगल नहीं था,
तो इससे पहले क्या ईडी ने कभी भी इसके लीगल सर्कमस्टांसेस को डिस्कस नहीं किया होगा? क्या ईडी के पास वकीलों की कमी है या ईडी के पास लॉ एक्सपर्ट्स नहीं है? ईडी ने चार्जशीट फाइल की, इतने दिनों से ये मामला चलता रहा, समन जाते रहे, आते रहे और उस पर बातचीत होती रही, पूछताछ होती रही। राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने जब ये मामला गया तो कोर्ट ने तो ऐसे कहा जैसे कि मतलब आप किसी निजी व्यक्ति के कहने पर कोई मामला, कोई शिकायत नहीं कर सकते, चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ मुझे भी कि भाई जो मामला लीगली स्ट्रांग ही नहीं है उस पर समन किया गया नेताओं को, उस पर सवाल जवाब हुए। मोहिंद्र प्रकाश जी। अमित जी, मैं आज बड़ा खुश हूं कि भगवान राम वाकई में हैं और वो भगवान राम सबके हैं। मंदिर में जो ये कैद करके बैठे हैं वो उनके कह राम नहीं है। क्या मैं बात पे आता हूँ मुद्दे की। देखिए, मेरे साथी बैठे हैं वकील साहब तनुज दीक्षित जी, बड़े, मैं तो सरकारी अफसर रहा हूं और बैंकों को तो अच्छी जानकारी रखता हूं मैं। आप एक चीज समझिए सर, ईडी को ये अच्छी तरह मालूम है था पहले दिन से कि ये झूठा केस है। सरकारी अफसर इतने बेवकूफ नहीं हो सकते जिनको ये ना पता हो कि ये सच क्या है और झूठ क्या है। उनको जबरदस्ती सबूत तलाशने के लिए कहा गया कि मुकदमे को खींचा जाए। 10-11 साल में क्या 4-5 बैलेंस शीट, 4-5 इनकम टैक्स की स्टेटमेंट, एक छोटा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है आपको एनालाइज करके बता देगा। ईडी इतना बड़ा डिपार्टमेंट इन छोटी छोटी बैलेंस शीट्स को जो है वो देख नहीं पाया क्या? पहली बात। दूसरा, जब इन्हें पता था कि ये कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, एक एफआईआर चुपचाप दायर कर दी गई पीछे से। उस एफआईआर के द्वारा ये कंटिन्यूएशन रखना चाहते हैं। ये सिर्फ एक मुंह पे जो तारीख लग गई है उसको छुपाने का एक जरिया है। अब मैं बात पर आता हूँ दूसरी। देखिए जनाब, नेशनल हेराल्ड में अखबार चलाने के लिए हर पार्टी अपना अखबार चलाती है। आरएसएस पांचजन्य चलाती है, सामना को चलाते हैं शिवसेना वाले, इसी तरह तमिल शमिल दुनिया जहां की पार्टी है वो अपना अपना एक अखबार चलाती है। सबके अपने मुखपत्र हैं जी, सबके अपने अपने मुखपत्र हैं जी जी। हाँ, पार्टी अपना फंड चलाती है। जैसे मेरे साथी अभी कह गए पवन जी कि भाई नेहरू जी का सपना था ये अखबार चलाए हैं तो इसको चलाना पड़ेगा। कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो इसके एम्प्लॉइज हैं, जैसे आप अपने टीवी चैनल में काम करते हैं, आपको भी तो तनख्वाह चाहिए भाई, पीएफ ग्रेचुइटी चाहिए। इसी तरह वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको देने की जिम्मेदारी तो है ना, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। तो जब उसमें अखबार चल नहीं रहा, और कांग्रेस देखिए कितनी बढ़िया पार्टी है कांग्रेस, अपने 10 साल के शासन काल में वो चाहते तो न जाने कितने विज्ञापन दे के अखबार को चला देते, लेकिन अखबार जिस वजह से नहीं चल पा रहा उसके एक व्यापारिक कारण है, कमर्शियल कारण है, कमर्शियली वायबल नहीं हो पाया। अब होता क्या है कि उससे जो एम्प्लॉइज को पैसे देने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको 99 करोड़ देती है। अब उस 99 करोड़ का ऋण एक बैलेंस शीट में खड़ा हो गया। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी बैलेंस शीट में, कोई कंपनी कारपोरेट नहीं चाहेगा कि मेरी बैलेंस शीट में कोई डेट खड़ा हो जो नेगेटिव दिखाए, लॉसेस दिखाए। उसको वहां से बैलेंस शीट से हटाने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई, जो एक कारपोरेट, किसी भी आदमी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी या इनको कांग्रेस पार्टी को समझाया कि इसकी बैलेंस शीट को ठीक करिए और इस 99 करोड़ के जो एक ऋण खड़ा है, डेट खड़ा है, इसको हटा दीजिए। तो एक अलग कंपनी बना दी गई, XYZ जो भी है वो, और नॉन प्रॉफिट नो लॉस, यानी उसमें से 1 रुपया भी आप नहीं ले सकते। उस कंपनी के अंदर उसके शेयर ट्रांसफर कर दिए 99 करोड़ के बेस पे। 99 करोड़ का वहां से वो हिस्सा हट गया और बैलेंस शीट नीट एंड क्लीन हो गई। अब मुझे इसमें बता दीजिए, जो प्रॉपर्टियां हैं वहां, वो प्रॉपर्टियां कैसी हैं? जैसे बीजेपी का कार्यालय बना है अभी दिल्ली में, जैसे कांग्रेस का मुख्यालय बना है, जैसे किसी एमपी को कोठी मिलती है जो वो एमपी होने के नाते मिलती है, वो सब लीज पे होती है। ये लीज की प्रॉपर्टी बेचने का राइट अगर है किसी को तो बताइए मुझे। नहीं मोहिंद्र प्रकाश जी, बेची नहीं जा सकती। 2000 करोड़ की कंपनी 50 लाख में खरीदी गई, ये आपको वित्तीय अनियमितता नहीं लगती है? ये मैं आपको बता दूं ना, ये शेयर देखिए, कोई भी कारपोरेट एंटिटी होती है उसकी एक होल्डिंग कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी बनाना, जैसे रिलायंस है, टाटा है, टाटा कैपिटल, टाटा सन्स, इनकी होल्डिंग कंपनी है। इसी तरह से इनकी एक होल्डिंग कंपनी बनाकर वहां इसकी इक्विटी को ट्रांसफर किया गया है, न कि प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज उसी कंपनी के साथ है, सिर्फ होल्डिंग इक्विटी बड़ी है, उसको वापस किस तरह ट्रांसफर करना है वो प्रोसेस चलेगी। इक्विटी चेंज हुई तो ओनर भी तो चेंज हुआ मोहिंद्र प्रकाश जी। If equity get changes, owner also changes, right? कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के कुछ लॉज मैंने भी पढ़े हैं, अगर आप इक्विटी चेंज करते हैं तो ओनर भी चेंज होता है।
तो मालिकाना हक भी चेंज हुआ, नहीं, ज्यादातर हिस्सेदारी गांधी परिवार के नहीं। पास थी। मोहिंदर प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। तनु जी बहुत कम वक्त के लिए हमारे साथ हैं। सुनिए, वकील साहब बहुत कम वक्त के लिए, उनको मुझे जल्दी फ्री करना है। तनुज जी मुझे एक बात बताइए, आज जो राउज एवेन्यू, मैं आऊंगा मोहिंदर प्रकाश जी, आई कम टू यू, प्लीज स्टे विद मी, आई कम टू यू। तनुज दीक्षित को मुझे बात पूरी कर दूं। अच्छा ठीक है तनुज जी, आई एम कमिंग टू यू। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए मोहिंदर जी। मैं बात पूरी कर दूं। इसमें कहीं कोई फ्रॉड नहीं है, एक पैसे का भी ट्रांसफर नहीं है। जो आपने कहा कि प्रॉपर्टी, अरे भाई प्रॉपर्टी वही है, प्रॉपर्टी कहाँ गई? जो उसका किराया आता है वो एम्प्लॉइज के वेतन में, उनकी वीआरएस में, उनके पीएफ में, उनके खर्चे में जाता है। अब बात आती है, मैं एक छोटी सी बात कह दूं, बीजेपी के हैंडल से न जाने कितने यूट्यूबर चलाते हैं कि सोनिया गांधी के पास लाखों करोड़ हैं। अरे भाई, नेहरू जी से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, उसी सरकारी कोठी में तो रहते आ रहे हैं भाई। ये कितने बड़े बंगलों में चले गए। मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपया है और मैं सरकारी बंगले में ही रहता हूं, वहीं मर जाऊंगा मैं। वो कहां है 1 लाख करोड़ रुपया? तो ये ईडी, आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरे साथी बीजेपी का जवाब ही नहीं दे पाए आज। ये मुकदमा सिर्फ बदनामी के उद्देश्य से था। जी, आप टेकिंग योर पॉइंट सर। मैं आगे बोलूंगा, पहले आप अधिवक्ता साहब से बात मैं तनुज जी से इस बारे में थोड़ा डिटेल समझना चाहता हूं। तनुज जी, आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को जो बात कही कि ये मामला संज्ञान लेने योग्य ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ये मामला नहीं बनता है और ये एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि इंडिविजुअल शिकायत पर चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, किसी को समन नहीं कर सकती ईडी? तनुज जी देखिए, ईडी जो है आज ECIR जो है जमा करना चाह रही थी कोर्ट के अंदर, जिसमें इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, जो कि बिना FIR के ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस दस्तावेज को कोर्ट के अंदर जमा नहीं कर सकता है। FIR बिना, यानी एक निजी शिकायत के ऊपर ये दस्तावेज सबमिट नहीं हो सकता, पॉइंट ऑफ लॉ से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि मामला बताया जा रहा था और काफी समय से इसी को लेकर के ईडी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु अमित जी हमें ये समझना होगा कि PMLA एक शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है तो उसको हम मानते हैं, जबकि यहाँ पर शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया, निजी शिकायत के ऊपर ये पूरा आधारित रहा है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण PMLA एक्ट जो है एक सेकेंडरी लॉ माना जाता है। प्राइमरी उसमें जो है, हम अगर पुराने इसमें देखें तो IPC और नए के हिसाब से भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के ऊपर आधारित PMLA हो सकता है। वो प्राइमरी लॉ नहीं है जिससे डायरेक्टली इंप्लीमेंट करा जा सके। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जिसमें FIR की कमी, और हम कहते हैं जैसे शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है वो, और ECIR रिपोर्ट का जमा करना। हालांकि आज जो कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेने से मना किया है, तो हम इसे अभी खारिज नहीं मानेंगे कि केस अभी भी लाइव है और इसे होल्ड रखा गया है। फॉर नाउ इट इज ऑन होल्ड, और अभी 16 जनवरी इसमें डेट दी गई है जिसमें इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद ये तय की जाएगा कि ईडी आगे अपनी जांच जारी रखेगा, नहीं रखेगा, या वो जो ECIR है वो एक्सेप्ट करेंगे। जो भी चीजें हैं, अभी तक इसे खारिज नहीं माना जाएगा। और इन सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो पूरा मामला है इसमें जो है काफी सारी, देखिए अभी हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें गांधी परिवार की जीत हुई है या कुछ, इसमें हम ये कहेंगे कि आज पॉइंट ऑफ लॉ की जीत हुई है। कानून की अपने आप में मजबूती के साथ वहां देखने को मिला है, और कानून के ऊपर आधारित, क्योंकि पूरी प्रोसेस ही एक गलत तरीके से शायद चल रही है, इसको लेकर के कोर्ट ने आज पॉइंट आउट किया है। जी, तो मुझे एक चीज और समझना चाह रहा था, जो ट्रांजैक्शंस और जो लीगैलिटीज की बात हो रही है, जो इक्विटी शेयर की बात हो रही है, वो जो डेटा है, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो तो यही कहते हैं कि 2000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख में खरीद लिया गया। ये तो डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहा है। वही देखिए, निजी शिकायत अगर होगी तो उसके लिए कोई जो मजिस्ट्रेट लेवल के या कोई कोर्ट को उसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता होती है। डायरेक्टली डिपार्टमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, संज्ञान नहीं ले सकता है। राइट। अगर इस तरह की कोई शिकायत थी तो उसे कोर्ट के सामने रखी जानी चाहिए थी, ना कि डिपार्टमेंट में करके, और डिपार्टमेंट के अधिकारियों से उसकी जांच के रूप में उसको होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये वही प्रोसेस है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई शिकायत है जिसमें इस तरीके की आप जो ट्रांजैक्शन के ऊपर बातें बताई आपने, वो सभी चीजें या तो कोर्ट के सामने रखी जा सकती है या पुलिस के माध्यम से FIR करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, उसके बाद प्रोसेस में आने का उसका ईडी से ये कैसे मिस हो गया? ये बहुत बड़ी मिस है।
बहुत बड़ी मिसिंग है ईडी के जरिए, जो एक इतनी बड़ी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इतनी बड़ी एजेंसी है सरकार की, संवैधानिक संस्था है, उससे ये कैसे मिस हो गया? क्या उनके पास वकील नहीं थे, उनके पास लॉ के जानकार लोग नहीं हैं? मतलब एक तरफा ऐसा लग रहा था कि मैं आपके खिलाफ शिकायत कर दूं, सीबीआई जांच करने लगे, मैं आपके खिलाफ शिकायत कर दूं, ईडी जांच करने लगे, कल को मैं एक शिकायत कर दूं, ईओडब्ल्यू उसमें घुस जाए जांच कर। ये तो तरीका नहीं होता है ना। तो ईडी से ये मिस कैसे हुआ? और आप सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को इतनी बार समन कर बुलाकर घंटों घंटों पूछताछ आपने कर ली, क्या लीगल इशू, क्या लीगल बेस था आपके पास समन करने का? देखिए, मुझे तो लगता है कि पहली बात, इस मामले के अंदर ईडी की जो एंट्री है वो मुझे कहीं ना कहीं गलत दिखाई देती है अमित जी। ईडी की एंट्री इस मामले में नहीं होना चाहिए। और देखिए, अगर इस तरीके का ऑफेंस अगर कहीं हुआ है तो मैंने आपसे बताया जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए था। और अगर डिपार्टमेंट की कहीं त्रुटियां हैं तो निश्चित रूप से डिपार्टमेंट इसका खामियाजा भुगतेगा। क्योंकि देखिए, कोर्ट ने अभी मामले में कोई ऑर्डर्स पास नहीं करे हैं, तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा। कोर्ट निश्चित रूप से अगर क्योंकि काफी लंबे समय तक हमने देखा इसमें जांच पड़ताल हुई है, पूछताछ हुई है, तो कहीं ना कहीं मामला अगर इस तरीके से गलत तरीके से अगर चला है तो इसमें कार्रवाई होगी आगे। जी ठीक है, रणविजय जी मेरे साथ हैं। सर, अब ये जो मामला हुआ है, बीजेपी, मैं आ रहा हूँ, महेंद्र प्रकाश जी मैं आ रहा हूँ, आई हैव टू टेक वन रिएक्शन फॉर रणविजय सर ऑल्सो। सर, मुझे एक बात समझाइए कि अब ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? एक एजेंसी जो इतनी बड़ी एजेंसी है, दुनिया के सबसे, देश के सबसे जो जघन्य अपराध, आर्थिक अपराध है, उनके बारे में जांच करने वाली एक एजेंसी है। बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने समन किया, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमा ईडी चला रहा है देश में, और बहुत सारे नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन अगर ईडी से ये मिस हुआ है तो कांग्रेस क्यों ना कहे कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा था, जानबूझ के गांधी परिवार पर निशाना लगाना था, उनको परेशान करना था, उनके खिलाफ ये पॉलिटिकल साजिश रची गई। और सरकार जिसकी होती है हम सब जानते हैं, जिसकी सरकार होती है उसी की संवैधानिक संस्थाएं भी होती हैं। ये अब समझाने और बताने की जरूरत नहीं, बीजेपी सफाई दे, कांग्रेस की सफाई दे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ईडी सीबीआई उनके हिसाब से चलती थी, अब बीजेपी की सरकार है तो वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब इसको कांग्रेस इस मसले को क्यों ना उठाए, संसद में हंगामा क्यों ना करे कांग्रेस? ये तो साफ साफ पॉलिटिकल वेंडेटा लग रहा है कि आप इतनी जल्दी में थे सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कार्रवाई करने के लिए कि आपने लीगल एस्पेक्ट पर डिस्कशन ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं। ऐसे तो ईडी सीबीआई, मैं भी पिटीशन डाल दूं आपके खिलाफ, ईडी से बोल दूं ईडी जांच करने लगे। ठीक है अमित जी, आप सवाल आपका जायज है। ईडी से मुझे लगता है कि जो अभी आज कोर्ट में हुआ उसे जितना पढ़ने को मिला, उसे ऐसा लगता है कि कुछ चूक हुई, कहीं ना कहीं चूक हो गई। जो पीएमएलए एक्ट है उसको जितना मैंने अब तक जाना समझा था वो ये था कि ईडी सीधे तौर पर कोई भी केस अपने हाथ में नहीं लेगा, नहीं ले सकती। या तो किसी पुलिस थाने में वह केस दर्ज होना चाहिए, उसे अपने वो हैंडल करेगा, या तो सीबीआई ने कोई केस दर्ज किया हो तो उस केस को वो टेकअप करेंगे, उस पर अपनी जांच करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। तो चूक तो कहीं ना कहीं हुई, ये मुझे इस अभी तक के समझ से लगता है। लेकिन अभी ये पूरा मामला प्रारंभिक है और राजनैतिक तो अब हो गया। और राजनैतिक तो उस दिन से ही हो गया था जिस दिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। क्यों राजनीतिक हो गया? क्योंकि एक राजनीतिक घराने से जुड़ा हुआ है, जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक घराना माना जाता है, उसके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई। तो इसलिए राजनीतिक तो उसी दिन हो गया, आज नया कोई राजनीतिक नहीं हुआ। हाँ, ईडी ने जो सुनवाई की, जो बुलाया, उस पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि ईडी ने क्या आधार क्या लिया। जो अभी जानकारी है वो ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कोर्ट में शिकायत की, उस शिकायत के आधार पर ईडी ने अभी तक की पूरी प्रोसीडिंग कर डाली, नोटिस दे दिया, जांच के लिए बुला लिया, उनसे सबसे पूछताछ कर डाली। तो ईडी को जरूर कोर्ट में इस मामले पर जवाब देना होगा कि उन्होंने कैसे इस मामले को उठाया, कैसे टेकअप किया, कैसे उनको किस आधार पे नोटिस भेजी और क्या क्या अब तक हुआ। हालांकि यह मामला अभी बंद नहीं हुआ है। कोर्ट, जो मैंने पढ़ा अब तक, कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि यह मामला पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता, इसकी सुनवाई आज के बाद नहीं होगी, आप अलग जाइए, अगली अदालतों में जा सकते हैं। ये कहीं कहा नहीं है जितना मैं इसमें समझ पाया हूं।
कोर्ट ने कहा कि आप इस रास्ते से नहीं आए हैं, जो लीगल रास्ता होता है उस रास्ते से आप नहीं आए हैं, तो इसलिए आपको लीगल रास्ता अपनाना चाहिए जो पीएमएलए एक्ट के तहत है। आप उस नियम का पालन करें, पहला। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप अगली जो सुनवाई होगी उसमें अपनी बात रख सकते हैं। तो हम आपके जो आपने नेताओं के बयान सुनाए, उन सबके बयान भी मैं सुन रहा था। कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहे हैं मैं उसे भी सुन रहा था। तो जितने बयान आपने सुनाए उसमें एक तो एक पक्षी है सबका। जीत कांग्रेस की हो गई है ऐसा कतई किसी कीमत पर अभी नहीं है फिलहाल की स्थिति में। और मुझे लगता है कि आपको मुरमुरलेम स्वामी की भी एक बाइट जरूर लेनी चाहिए थी। हमने कोशिश की थी कहते हैं इस मामले पर, उन्होंने बोलने से मना कर दिया। हमने कोशिश की थी, बहुत सारे एजेंसीज उनके पास गई थी, उन्होंने कोई बातचीत नहीं की इस मामले में। अब इससे पहले कि मैं ब्रेक के लिए जाऊं, नरोत्तम गुप्ता जी से एक रिएक्शन, उसके बाद मोहिंद्र प्रकाश जी के पास जाऊंगा। नरोत्तम गुप्ता जी, देखिए, अब जो एक्सपर्ट्स हैं, तनुज जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, रणविजय सर भी बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल वेंडेटा लग रहा है। अब कांग्रेस क्यों ना बीजेपी पर आरोप लगाए कि भाई आपकी सरकार थी, आपने जबरन इस चीज को इतना बड़ा बना दिया, ना तो लीगैलिटी इसमें चेक की गई, ना तो ईडी की भूमिका चेक की गई, एक इंडिविजुअल शिकायत पर इस तरह की कार्रवाई हो गई। तो कांग्रेस क्यों आपको ना घेरे, क्यों आप पर आरोप न लगाए कि पॉलिटिकल वेंडेटा सेट तो बीजेपी ने किया उनके खिलाफ? अमित जी, जिस प्रकार अभी आपने महेंद्र जी की बातों को सुना और मैंने दोनों पॉलिटिकल एनालाइजर और तनुज जी को भी बहुत, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तनुज जी, हाँ, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप देखिए, ये अभी इनकी बौखलाहट महेंद्र जी की या कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट अभी से नजर आ रही है। 2000 करोड़ रुपए की कंपनी मेरे नाम कर दीजिए आप, मैं इनको 500 करोड़ रुपए दे दूंगा। अगर 2000 रुपए की कंपनी 50 करोड़ रुपए, वो तो इनके जीजे साले करते आ रहे हैं। और जो राम ना होने की सबूत मांगते थे, आज राम की शुक्रगुजार कर रहे हैं कि चलो हम मानते हैं राम है। इन लोगों की बातों का कोई औचित्य नहीं है। जिस प्रकार इन्हों की ही नेताओं ने बोला था कि जो ईडी और सीबीआई है वो पिंजरे का तोता है, इन्हीं लोगों ने बोला था कि इन्हीं की पार्टी में ऐसे उस समय ये बातें हुई थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को ज्यादा पता होगा कि कांग्रेस जो ईडी है और सीबीआई को इन लोगों ने तोता बना के रखा था। भारतीय जनता पार्टी का उसके ऊपर में कोई भी रोक नहीं रहता। वो तो ठीक है, कोई भी शिकायत अगर दर्ज करता है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उस केस को दायर किया। अब कोर्ट ने 16 तारीख की सुनवाई की हियरिंग की डेट दी है। अभी कोर्ट ने इस केस को खारिज नहीं किया, कोर्ट ने मना नहीं किया और कोर्ट ने बंद नहीं किया इस केस को। जैसे तनुज जी ने बताया अभी, जिस प्रकार जब तक कोर्ट किसी भी केस को एज पर द लॉ एक बरी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती, तब तक वो केस कोर्ट के समक्ष, कोर्ट के सामने रहता है। वो तो उनके ऊपर है कि आप क्या पता कोई और उनको सबूत मिले। जैसे अभी आपने बताया कि 2000 करोड़ की कंपनी को कोई 50 करोड़ में या 100 करोड़ में खरीदे। ऐसे बहुत सारे मामले आए थे इनके जीजा साले के ऊपर में, जो इन्होंने गुड़गांव में पूरी जगह खरीदी थी। आपने देखा होगा 5-5 रुपए में इन्होंने पूरे फ्लैट्स, जो जिन फ्लैटों की कीमत आज भी 80-80, 90-90 करोड़ रुपए है, 5-5, 10-10 हजार रुपए में उन्होंने वो फ्लैट खरीदे थे। इस प्रकार की ये लोग एक चाल चलते हैं। इन लोगों के पेटों में दर्द इसलिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद 2014 मोहिंद्र प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। जस्ट अलाउ मी टू स्पीक। मैं आपके मोहिंद्र प्रकाश, आई विल कम टू यू। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक सर। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। नरोत्तम गुप्ता जो कुछ कह रहे हैं हमने सुन लिया। नरोत्तम जी, एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं। तमाम पैनल मेरे साथ है, मोहिंद्र प्रकाश जी मेरे साथ बने में, तनुज जी मेरे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, रणविजय सिंह जी मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रश्नकाल में एक छोटे से ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में, तो ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल वेंडेटा अब बीजेपी के लिए कितना मुश्किल खड़ी करने जा रहा है, क्योंकि ईडी, सीबीआई और तमाम जो संस्थाएं हैं, कांग्रेस पहले ही कहती रही है कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। छोटा सा ब्रेक प्रश्नकाल में चल रहा है। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। नरोत्तम गुप्ता जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मोहिंद्र प्रकाश जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। तनु दीक्षित मेरे साथ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह जी मेरे साथ हैं। आप सभी का फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है। मोहिंद्र प्रकाश जी, अब बीजेपी तो बार बार ये कहेगी कि भाई ईडी हमारे लिए काम थोड़ी करती है, सीबीआई हमारे लिए काम थोड़ी करती है, चुनाव आयोग हमारे लिए काम थोड़ी करता है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, तनुज जी भी बता रहे हैं कि मिस तो हुआ है। तो क्या जल्दबाजी थी, पॉलिटिकल वेंडेटा सेट करना था, इस वजह से ये हुआ, या आपको लगता है कि गलती हो जाती, क्योंकि 12 साल पहले ईडी की पावर अलग थी, 12 साल के बाद ईडी को और भी पावर्स दे दी गई हैं, हो सकता है कि मिस हो गया हो कहीं ना कहीं से? मोहिंद्र प्रकाश जी। जी हाँ अमित जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। हाँ। लेकिन मुझे कुछ चीजें ये बता दीजिए, मेरे साथी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के,
पीएमएलए का जो मेन पर्पस है वो है कोई आतंकवादी गतिविधि का पैसा हो, ड्रग से रिलेटेड पैसा हो, देशद्रोह से रिलेटेड पैसा हो, इन तीनों कैटेगरीज में ये पैसा आता है क्या? अगर कोई जैसे वो कहते हैं संगीन अपराध कर भी दिया कि पैसा ट्रांसफर कर लिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर ली, तो क्या ये देशद्रोह में आता है या ड्रग्स में आता है या कोई आतंकवादी गतिविधि में आता है? नहीं। पीएमएलए का आना वो अपने आप में बताता है कि सरकार की भूमिका है। अब बात आती है दूसरी, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि ईडी क्या संज्ञान लेगा अगर मैं और आप दोनों मिलकर एक लगाएं कि ये जो इलेक्शन के बॉन्ड लिए गए थे, ये सुप्रीम कोर्ट तक में ये चीज पहुंची है कि जिन कंपनियों को बैन किया गया, जिन कंपनियों को ईडी की चिट्ठी गई, मैं अपराध बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे है कि भाई जिन कंपनियों को ईडी की चिट्ठी गई उन कंपनियों ने पैसा दिया, जिन कंपनियों की बैलेंस शीट में पैसा ही नहीं था उससे ज्यादा उन्होंने पैसा इलेक्शन बॉन्ड में बीजेपी को दिया। इससे बड़ी और क्या हो सकती है ईडी के लिए कि इसको जाके इंक्वायरी करें? क्या मेरे आपके कहने से, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड रख दिए जाने से, जो कि सार्वजनिक पेपर हैं, क्या ईडी ने वहां जाकर जानकारी ली? ईडी ने जाकर के बीजेपी के अध्यक्ष से पूछताछ की, कोषाध्यक्ष से पूछताछ की कि ये पैसा आपने कैसे लिया, उन कंपनियों से पूछताछ की कि ये पैसा आप कहां से लाए जब आपकी बैलेंस शीट में ही नहीं है? तो जनाब मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, ये सब दुनिया समझती है। भारत में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वोट की राजनीति है। यहाँ पर अगर आप गुंडे बदमाश हैं, कुछ आप इलेक्शन जीत जाते हैं, आपके सारे खून माफ हो जाते हैं, सारी चीज माफ हो जाती है। यहाँ जब तक कानून का राज वाकई में नहीं आएगा, कानून का राज तो है, आप मना नहीं कर सकते, कानून है भाई, लेकिन किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जो खाई है ना, इसे पाटना पड़ेगा। अब मैं ये कहूं कांग्रेस ने सीबीआई को किया, उन्होंने यही कहा, देखिए जहां तक ताल्लुक है दामाद जी या किसी का हरियाणा गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट कितने दिन से लगी हुई है, शुद्ध व्यापारिक काम है। आपने जमीन खरीदी किसी व्यापारी से 100 रुपए में, उसको 500 रुपए में बेच दिया, ये कारपोरेट, इसमें क्रिमिनलिटी कहां आ जाती है सर? आज तक बीजेपी और इनकी सरकारें, इनकी सीबीआई वो ढूंढ नहीं पाई। हाँ, एक काम जरूर करते हैं, ये पब्लिसिटी करके घंटों बैठाए रखते हैं ऑफिस में, पूछताछ करते हैं। अरे भाई मुकेश अंबानी हुआ, आप हुए, मैं हुआ, हमारे इनकम टैक्स की स्टेटमेंट जाती है, वो पकड़ो ना यार। मेरे से बार बार थप्पड़ मार के मेरे इनकम टैक्स को स्टेटमेंट जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाई है, आप उससे पूछो ना, वो बता देगा वो कहां से लाया। उनके व्यापारी का जो चेयरमैन होता है किसी कारपोरेट का, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाइए। मेरे साथी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं अधिवक्ता और पत्रकार भी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सारे पेपर दिखा देगा, भाई बैलेंस शीट कैसे बनी, इनकम टैक्स स्टेटमेंट कैसे बनी। इसको रीड करने के लिए भी ईडी के पास अगर कोई अकल नहीं है, मैं ये मानने को तैयार नहीं। ठीक है महेंद्र प्रकाश जी, एक लास्ट रिएक्शन ले लूं तनुज जी से, उनको जाना है वो मैं आ रहा हूं महेंद्र प्रकाश, मैं आ रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तनुज जी मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से एक तरह से ये हैरेसमेंट का मामला बनता है कि ईडी ने सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को बुलाकर घंटों उनसे सवाल जवाब किए, बार बार उनको समन किया, क्या लीगली कांग्रेस के पास ये हक बनता है, ये राइट है कि इस मामले में ईडी को घेरे, इस मामले में ईडी के खिलाफ मुकदमा फाइल करे, डेफेमेशन का केस डाले, क्या ये सब ऑप्शन है कांग्रेस के पास? नहीं अमित जी, ऐसा नहीं हो सकता है। इस मामले में अभी भी ईडी पावरफुल है। एक एफआईआर है, अगर ईडी को लगेगा वो सस्टेनेबल एफआईआर रहेगी तो उसके ऊपर आगे जो है ईडी अपनी कार्रवाई बढ़ा सकता है। अगर ये चार्जशीट संज्ञान में लेने से कोर्ट मना करती है तो नई चार्जशीट भी पेश कर सकता है। राइट। अगर ईडी के खिलाफ आदेश आता है रिजेक्शन का तो ईडी के पास में अपर कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चार्जशीट फाइल हो सकती है। बिल्कुल, तीनों कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से, मैंने आपसे क्योंकि कहा ये स्टैंड बाय मोड पर है, होल्ड पर है, इसमें कोई हार जीत जैसा अभी कोई फैसला नहीं है और इसमें इस तरीके से इसको मुझे लगता है लेना भी नहीं चाहिए। वहीं जहां भी बात हो रही है कि क्या ईडी इस तरह की कार्रवाई, जैसे कोई हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय भी बता रहे थे कि कुछ इस तरीके के अपराध उन्होंने बताया जिस सिर्फ उसी पर ईडी कार्रवाई कर सकता और नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अगर ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का शक होता है तो भी ईडी जो है पीएमएलए के तहत कार्रवाई पूछताछ कर सकता है और पूछताछ ही इसमें हुई है। अगर कोई फॉरेन फंडिंग होती है तो फेमा जैसे एक्ट भी इसके अंदर लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये सब
मामले की जांच के ऊपर, क्योंकि देखिए इस मामले में जांच ही जो है वही अभी इस समय एक अलग शक के दायरे में है। इसीलिए वो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि इसकी लीगलिटी के पॉइंट पे चैलेंज किया गया है, क्योंकि देखिए ईडी भी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ ही अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकता है, इंडिपेंडेंटली नहीं। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है जी। ठीक है, अब कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं नरोत्तम गुप्ता जी, अब बात का जवाब दे दीजिए जी मोहन जी, बात पूरी चलो जी, एक बात का जवाब दे दीजिए। हाँ। क्या किसी कारण से हो सकता है 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी ये बेच दे, इसके बेस पे मुकदमा चलाएंगे आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आप सुप्रीम कोर्ट के हैं। मेरी बात सुनिए, मुकदमा चलाना नहीं चलाना कोर्ट के हाथ में है, लेकिन जांच जो हुई है वो डिपार्टमेंट ने करी है। अब मुकदमा चलेगा नहीं चलेगा ये तो 16 जनवरी या उसके बाद की तारीखों पे पता चल पाएगा हमें। जी ठीक है सर, आप ये बताइए 12 साल में आप ढूंढ नहीं पाए कोई अफवाह? आप ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर जो नहीं की उनको मालूम नहीं था? क्या आप ये इतने बेवकूफ है ईडी वाले? अरे साहब, मेरे ऑफिस के ये बात तनु जी पार्टी नहीं बन सकते। तनु जी ये बात कैसे कह सकते हैं भाई? वो ईडी का मसला है, वो क्यों पार्टी बनेंगे आपके लिए और ईडी के लिए और बीजेपी के लिए? नहीं महेंद्र प्रकाश जी, देखिए थोड़ा बहुत लीगल मैं समझता हूं, तनु जी पार्टी इसमें क्यों बनेंगे? वो लीगल एस्पेक्ट समझाने के लिए, उनके मुंह से मत निकलवाइए कि ईडी को क्या पता है, ईडी को क्या नहीं पता है, उनसे मत कहलवाइए आप। नरोत्तम गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। नरोत्तम गुप्ता जी, ठीक है महेंद्र प्रकाश जी। नरोत्तम गुप्ता जी, यानी अभी भी ये मामला ईडी दोबारा फ्रेश एक चार्जशीट फाइल कर सकती है अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में, उसके पास अपील करने के लिए जगह है। ऐसा नहीं है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने मना कर दिया तो वो नल और वॉइड हो गया, केस खत्म हो गया, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि दे हैव ऑप्शन टू अप्लाई इन अ हायर कोर्ट्स। तो अभी भी कांग्रेस जिस तरह से बहुत खुश हो रही है, कांग्रेस की बाछें खेल रही है, मुझे लगता है बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है इतनी। मैंने अमित जी अभी इनको यही बात बताने वाला था। इनके समय में आपने देखा होगा, जैसे इन्होंने बोला कि अभी हमारे समय में बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। इनके समय में जो 1984 में के दंगे में जो आरोपी थे जगदीश टाइटलर या सज्जन कुमार, उन लोगों को सजा किसने दी? तनु जी अमित जी ये बातें करते हैं, मुझे लगता है कि मोहित प्रकाश जी सुन लीजिए, मोहित प्रकाश जी सुन लीजिए। हाँ नरोत्तम गुप्ता जी प्लीज। इनकी बातें सेंसलेस होती हैं। जब तक ये राम का सबूत मांगते थे, आज राम की बात कर रहे हैं। इनको मुझे लगता है कि इनको अभी इनके आगुओं ने भी ठीक से सिखा के नहीं भेजा अभी तक। अभी 16 तारीख के बाद देखिए कि वो कहते हैं ना हमारे गाँव में कि नहीं जितने बातें सब सामने आ जाएंगे भाई। अभी उसमें कोई बात नहीं है अमित जी, सिवाय ईडी हो या मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातों पर कुर्बान हो जाते हैं जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं होता। ये जनता के सवालों को उठाने की बात करके आते हैं, लेकिन संसद में ऐसी ऐसी तर्क पेश करते हैं जिसका जनता के हित से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये तो किसी भी बात पर वॉकआउट कर सकते हैं, जिसका भारत के नागरिकों से लेना देना हो या ना हो, उस पर भी वॉकआउट कर सकते हैं। तो वो कोई मसला नहीं है। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या इनको यह लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो शिकायत दर्ज कराई वह झूठी है, और इनको लगता है कि वह झूठी तो अपने शीर्ष नेतृत्व से, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से यह बात पूछे और जवाब दे। अगर बात हुई हो तो भी तो जवाब दे। क्या सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ झूठी शिकायत करने के लिए, कांग्रेस की बेइज्जती करने के लिए, गांधी परिवार की इतनी घनघोर बेइज्जती करने के लिए
उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। यह केस अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है अमित जी, किसी भी तरह से बंद नहीं, खुला हुआ। क्या ये बताएंगे कि आज ये जिस कोर्ट की छोटी सी टिप्पणी को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से खुश है, क्या वह केस फर्जी कोर्ट ने कह दिया? क्या कोर्ट ने कह दिया उस शिकायत गलत है, उसमें जो तथ्य दिए गए वो तथ्य गलत है, जो शिकायत की गई वो शिकायत फर्जी है? इस बात का क्या दावा करेंगे? ठीक है मोहन प्रकाश जी, माफी चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा। रणविजय जी बात पूरी कर लीजिए। रणविजय सर बात पूरी कर लीजिए। मोहन प्रकाश जी, आप गिवन यू इनफ टाइम टू स्पीक। रणविजय जी इनकी बात का जवाब दे कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ यह मानहानि का मुकदमा करेंगे, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस के जरिए जितनी बेइज्जती, भ्रष्टाचार का जो मामला दर्ज कराया, जो शिकायत की, वह अभी बंद नहीं हुआ। और बहुत शुक्रिया रणविजय सर, माफी चाहता हूं, वक्त बिल्कुल मेरे पास नहीं है। नौरन गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहन प्रकाश जी माफी चाहता हूं, वक्त नहीं है तो मैं आपको मौका देता बोलने का। और तनु दीक्षित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के लीगल वकील थे जो लीगल एस्पेक्ट पर हमें जानकारी देते। प्रश्नकाल के में अब वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि कोर्ट में जो बातें चल रही हैं उस पर पॉलिटिकल वेंडेटा सेट करना क्या ठीक है? जनता सब जानती है, समझती है, जो सच होगा वो अपने आप कोर्ट के सामने आ जाएगा। रुकने ब्रेक के लिए प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।